बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, विच इज रिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एंड द फर्स्ट टॉपिक विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, so let's start our today's lecture. So before we start our lecture and discuss about global warming, so I want to ask, what is the difference between global warming and climate change? Because they are like similar terminologies which are used quite often these days. So is there anyone among you who can have any idea that what is the major difference between global warming and climate change? ग्लोबल वार्मिंग की आप में वजह से से क्लाइमेट चेंज होता है। जी, ओके, ग्लोबल आपके वार्मिंग अलावा की कोई? वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, और कोई? नहीं। Okay, so what is global warming? Global warming is the increase of Earth's average temperature due to buildup of greenhouse gases in the atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो टेम्परेचर के इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेनली ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको हम कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग है। मीन के जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। And then what is climate change? Climate change is actually a broader term which refers to long-term changes in climate, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर भी आता है, बारिश आती है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं ये सारे उसके अंदर आते हैं कि जो आपके क्लाइमेट के अंदर इन अ ब्रॉड रेंज क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर विद टाइम इंक्रीज हो गया, कहीं पे डिक्रीज हुआ है, कहीं पे इंक्रीज हुआ है। कहीं पहले स्नोफॉल होती थी, अब नहीं होती। जहाँ पहले नहीं होती थी अब वहाँ स्नोफॉल हो रही है। कहीं पे पहले बहुत ज्यादा बारिशें होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती। पहले नहीं होती थी, अब बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरह के जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस हैं, दोज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ये एक ब्रॉडर जो है वो कैटेगरी है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसमें हम सिर्फ जो है वो टेम्परेचर को फोकस करते हैं कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो चेंज आ रही है ओवर द ईयर्स, उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, so this is the major difference between global warming and climate change. Okay, and next is greenhouse effect. तो हम हमेशा कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, दे आर एक्चुअली द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है कि ग्रीन हाउस है क्या और होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है और इसका क्या लेना देना है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। So these are like three different questions which are related with how greenhouse effect is actually resulting in global warming and what is greenhouse effect. So anyone among you who can have any idea कि greenhouse effect क्या होता है? सन रेज जब आती हैं उसमें से जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है वो अंदर रह जाती हैं और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है वो अंदर नहीं आ सकती। इस तरह होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, anyone else? सर सर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सर जो अर्थ से सन से हमारे पास रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक जो नहीं हो पाती, अंदर ही रह जाती हैं अर्थ के, वो फिर इंक्रीज कर देती हैं टेम्परेचर को और इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है। आई गेस यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। Sir, due अच्छा to देखते हैं, green policy bag. फॉर एग्जाम्पल ओके, सो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, इस तरह के आपने कहीं देखे हैं घर बने हुए? घर Yes. बने हुए हो या यस सर, मैंने हॉस्पिटल के बाहर देखा था एक बार। हाँ देखा होगा आपने, जहाँ पे नर्सरीज बनी होती हैं या जहाँ यस पे सर। फील्ड है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे टी की कल्टीवेशन हो रही है, या लोगों ने घरों के बाहर भी कुछ लोगों ने इस तरह के बनाया हुआ है, देखा होता है।
और ये आपको नजर आते हैं सर्दियों के अंदर, गर्मियों में नजर नहीं आते। अब मोस्टली जो है उन्होंने वो एक ग्रीन, कुछ लोगों ने कपड़ा सा भी ऊपर लगाया होता है, कुछ लोगों ने शीट लगाई होती है। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये लोग ऐसे क्यों लगाते हैं? Basic- हीट को ट्रैप करने की फोटोसिंथेसिस। एक स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, कि वहां पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो और प्लांट की डेथ ना हो वहां पे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम अगर कोल्ड है तो प्लांट मोस्टली वो बर्दाश्त नहीं करते, और एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। सो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि वो उसको कवर कर देते हैं इस तरह से, चाहे वो कुछ लोग शीट्स यूज करते हैं, कुछ लोग ग्रीन कलर के वो यूज करते हैं, क्लॉथ एक स्पेशल बना होता है इसके लिए, लेकिन मेजर प्रिंसिपल इनका सेम ही होता है। वो ये होता है कि जब लाइट आती है सनलाइट की तो वो हो जाती है और वो यहाँ पे अंदर आती है, इस एरिया को गर्म करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से और वो वापस जाती है, तो जो सारी रेज हैं वो वापस नहीं जा सकती, कुछ इस यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये मटेरियल इस तरह का होता है कि अंदर तो सारी लाइट को आने देता है, लेकिन यहाँ से जो बाहर जाने वाली लाइट है वो सारी नहीं जाने देता, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर की निस्बत ज्यादा होता है। तो ये एक हायर टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन रखता है, क्योंकि ये कुछ जो लाइट एनर्जी है उसको इधर ही रोक लेता है और वो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरह से जो उसकी टेम्परेचर होता है इंटरनल इस एरिया का, जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं, वो हायर होता है। सो ये मेनली एक इफेक्ट है कि जो लोग यूज करते हैं, जो नर्सरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे, क्योंकि प्लांट्स को एक स्टेबल टेम्परेचर देने के लिए। और बेसिकली इसी वजह से जो हमारा जो प्रिंसिपल है अर्थ का, वो भी कुछ इस तरह से है कि जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर वाली लेयर है, बाकी तो आगे तो हम कहते हैं ना स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरह की बात, लेकिन जो अर्थ से जो बाहर जो कुछ किलोमीटर है वहां पे डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। और उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इन गैसेस का काम क्या है, अर्थ को गर्म रखना। और वो गर्म कैसे रखती हैं, इसी तरह से कि जब लाइट आती है सनलाइट की, जो सनलाइट आ रही है उसको पास होने देती हैं, वो अर्थ को स्ट्राइक करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, जब वो वापस जाने लगती हैं तो ये गैसेस उसको वापस नहीं जाने देती सारी लाइट एनर्जी को, और कुछ एनर्जी जो है वो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक जो है वो मेंटेन रहता है। तो बिकॉज इट एक्ट लाइक सिमिलर टू दैट ग्रीन हाउस, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, विच आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ओके, सो इट्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी जो सनलाइट आ रही है यहाँ पे अर्थ के साथ स्ट्राइक करती है, और ये जो गैसेस हैं इनको इजीली पास आउट होने देती हैं। और जब ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आती है, एक तो वो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, फिर यहाँ पे जो गैसेस हैं इसको कंप्लीटली जो है वो एस्केप नहीं करने देते लाइट एनर्जी को। कुछ लाइट एनर्जी वापस चली जाती है, कुछ जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और द गैसेस लाइक 56% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 18% मीथेन है, chlorofluorocarbons around 13%, 7% around ozone, and nitrous oxide जो है around 6% है, ठीक है। एंड बिकॉज these gases like act like a जो रूफ होता है, जैसे ग्रीन हाउस जो हम घरों में बनाते हैं या नर्सरीज बनाते हैं, तो इसी वजह से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है, बिकॉज इट एक्ट सिमिलर टू दोज। ओके, सो दिस इज अनदर डायग्राम जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ से आपकी सनलाइट पास हो रही है, इन गैसेस में से पास हो जाती है, और ये गैसेस जस्ट आपकी जो आउटर सरफेस होती है, जो आप शीट यूज कर रहे हैं या जो आप एक स्पेसिफिक कपड़ा यूज करते हैं उसके लिए क्लॉथ यूज करते हैं, ग्रीन हाउस जो नर्सरीज में होता है, तो ये गैसेस जस्ट लाइक वो फिल्टर एज अ फिल्टर यूज हो रही थी यहाँ पे भी, सर ठीक है जी। सर जब वो लाइट अंदर आ रही है
तब भी तो इनकी यही प्रॉपर्टीज है ना गैसेस की, फिर तब ये उसको अपने अंदर से पास क्यों होने दे रही हैं? वापसी पे इनको नहीं जाने दे रही उसको, लाइट को, और आते वक्त रोक नहीं रही उसको, ऐसा क्यों? द रीजन इज कि जब लाइट आ रही है बेसिकली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? यस। फिर जब वो यहाँ पे अर्थ के साथ स्ट्राइक करती है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट? यस। और हीट कौन सी फॉर्म में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके। जब जब लाइट उसमें आ रही है बेसिकली दैट इज इन द रेंज ऑफ यूवी एंड विजिबल। ओके। ठीक है, या ये हमारे पास मोस्टली नाइट्रोजन वगैरह है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। सही। लेकिन जब अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट और जो हीट है बेसिकली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, व्हिच मींस दे आर लो एनर्जी रेडिएशन होती हैं। और वो जो है CO2 के साथ और जो दूसरे जितने भी हैं उनके साथ वो इजीली उनके साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि दैट वो उनके बॉन्ड एंगल और उसकी जो वाइब्रेशंस है और ये वाली काज करती है ना मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो यूवी वगैरह है ये तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है सारी वेवलेंथ पे प्रॉपर्टी। डिपेंड करता है। तो मतलब कौन से जो है वो वेवलेंथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और कौन सी इंटरेक्ट नहीं कर रही। क्योंकि जो यूवी विजिबल रेंज है ना बेसिकली ये क्या करती है कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप यूवी रेज का अगर करते हैं, थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट आता है फिर वापस आता है, इस तरह की ट्रांजिशन होती है। और जब अब आप हायर रेंज की बात करते हैं इंफ्रारेड जहाँ पे हीट रेडिएशन होती है वहाँ पे मोस्टली आपकी वाइब्रेशंस होती हैं कि मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, उसके बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती यहाँ पे, वाइब्रेशनल और स्ट्रेचिंग और इस तरह की जो है वो होती हैं चेंजेस ना। ओके सर, तो थैंक यू। ठीक। So next is greenhouse effect and how it cause global warming. So greenhouse effect basically is natural phenomena है, इसने होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस ने इसको क्रिएट किया है। और अगर ग्रीन हाउस ना हो तो देयर इज नो लाइफ, देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में हैं, जो नेचुरली मौजूद हैं, हमने उनको प्रोड्यूस नहीं किया, वो एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है, अगर वो ना होती तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस कोल्डर होता। और ऐसा ही होता है जैसे कि मरीख है, मार्स पे कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि नेचर ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है, उनकी जो कंपोजिशन है, अगर ये ना होती, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो दुनिया के ऊपर कोई लाइफ ना होती। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर हम इनको बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बगैर, इन गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सर ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही है ना, इसीलिए। लेकिन नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना में तो प्रॉब्लम नहीं होता, वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सर इनकी एक्सेस जो है वो सही नहीं होती। एक्चुअली ये हम हैं, इट्स अस which turns the greenhouse effect into global warming. ग्रीनहाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमेना है और वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए नेचर ने प्रोड्यूस किया ताकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। बट हम लोग इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग में चेंज कर रहे हैं अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से। वी विल सी कि हम कौन सी एक्टिविटीज हैं कि जिनसे हम इसको एक अच्छा जो इफेक्ट था जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल थी, हम उसको लाइफ थ्रेटनिंग बना रहे हैं। Because humans are adding more gases to that layer, जितनी वहां पे होनी चाहिए उससे ज्यादा हम गैसेस वहां पे ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लेयर है वो ज्यादा थिक होती जा रही है।
तो ज्यादा थिक होने से क्या होगा कि पहले अगर ये सनलाइट इसमें से जब वापस जाती थी तो आधी पास हो जाती थी और आधी जो है वो अर्थ में वापस आ जाती थी। अगर ये लेयर थिक हो जाएगी इट मीन्स कि ये सनलाइट जो हीट है उसको वापस जाने ही नहीं देगा, या बहुत कम हीट जो है वो वापस जा रही है, सारी हीट दोबारा अर्थ की जो है वो वापस आएगी। सो व्हाट विल हैपन कि अगर आप गैसेस इंक्रीज करेंगे, इनकी लेयर थिक होगी, तो वो सारी हीट जो है सन की उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस नहीं जाने देगी एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से क्योंकि कम हीट एस्केप कर रही है, ज्यादा इधर ही रह रही है, अर्थ को वापस आ रही है, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड दैट इज मेनली बिकॉज वी आर एडिंग मोर गैसेस देन देयर शुड बी इन द एटमॉस्फेयर। इस वजह से ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, और हम कहते हैं कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, कि जो दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, और मेनली इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो व्हाट इज एडिंग? कार्बन डाइऑक्साइड का शेयर ग्रीन हाउस में अराउंड 50% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अराउंड 20%, मीथेन अराउंड 16%, और ये मोस्टली आ कहाँ रही हैं ये सारी चीजें? बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एनिमल वगैरह का वेस्ट हम जब बर्न करते हैं, डिफरेंट एयर पोल्यूशन जो हम काज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी मतलब यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जो हम कोल बर्न कर रहे हैं, जो हम गैसेस बर्न कर रहे हैं, जो ऑयल बर्न कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एडिंग टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस, और जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही है। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि ये तो हम कहते हैं ना कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई प्रूफ है हमारे पास कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ? इज देयर सर एनी वो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, वो मेल्ट हो रहे हैं तो रेस कर रहे हैं ना, जो पानी का लेवल है वो ओशंस वगैरह में, तो आइलैंड्स जो हैं वो डूबने वाले हो गए, तो यही प्रूफ है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज वन ऑफ द प्रूफ कि 1914 में परफेक्ट आंसर है मेरा, देखे। हाँ जी, सो 1914 में ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे बर्फ है सारी, और 2004 में देखें तो ये सारा मेल्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर है इस एरिया का वो इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग हुई है। सेकंड, ड्राइंग ऑफ रिवर्स। ग्लोबल वार्मिंग से दो इफेक्ट पड़ रहे हैं, कुछ एरियाज में बारिशें ज्यादा होती हैं, कुछ में बिल्कुल कम हो जाती हैं, कहीं पे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कहाँ पे जो है वो वाटर जो है वो कम हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो कहीं पे इससे फ्लड आते हैं और कहीं पे जो है वैसे फैमिन होता है। So these are the two major problems with global warming, and they are the proof जो हमें बता रहे हैं कि global warming हो रही है। पहला, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड सेकंड, जो रिवर्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं ड्यू टू हायर टेम्परेचर। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट कब हुई है? एनी आइडिया? सर जब से ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी Sir, from the last 2 decades. नो 1955. Why you said 1955? What happened in 1955? Sir, the study on acid rain was started, that's why. Okay, no. हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग ये है कि हम गैसेस एक्स्ट्रा रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कि जितनी नहीं होनी चाहिए, और गैसेस कहाँ से रिलीज होंगी? सर ह्यूमन एक्टिविटी Automobiles, industries मेनली वगैरह से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, और इंडस्ट्रीज कब शुरू हुई हैं? अर्ली 19th सेंचुरी में, आई गेस। The first industrial revolution actually happened in 1760. 1760 से 1840 के जो फर्स्ट, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। बट जब सही इंडस्ट्रियल पीक आया, दैट इज अराउंड 1930 के करीब जो है ना, वो उसके बाद बहुत ज्यादा ग्रो किया इंडस्ट्री ने।
So that actually resulted in global warming. देखते हैं जरा यहाँ से ये चेक करें कि वैसे तो 1760 से ये इंक्रीज होना शुरू है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और ज्यादा हमने प्रोडक्शन पे किया, बट यहाँ तक इतनी इंक्रीज नहीं है इफ यू सी अंटिल 1930 यहाँ पे। बट 1934 30 से 40 की तरफ देखें तो ये पैराबोलिक सा हो गया। यहाँ पे इसकी जो शार्प इंक्रीज है अंटिल 2000, अभी 2020 पे देखेंगे तो यहाँ पे होगा। सो जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है CO2 की वो 1930 के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन द ग्लोबल वार्मिंग। एक और इसमें देखते हैं। अच्छा, एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है छोटी सी, तो ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये दिस यू हैव टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन। आपने घर में इसको देखना है आफ्टर द क्लास के ग्लोबल वार्मिंग को मेजर कैसे किया जाता है। हम कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हाउ वी एक्चुअली मेजर दैट। ठीक है, ओके Okay, sir. ओके, सो आपने ये देखना है ग्लोबल वार्मिंग को मेजर कैसे किया जाता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि बाकी कोई रिलेशन है ये जो CO2 और इंक्रीज और इसका टेम्परेचर इंक्रीज का या इसका। सो ये जो पहले हमारे पास ये फिगर है ये शो कर रही है टेम्परेचर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और यहाँ पे देखें कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ये 1800 है, यहाँ तकरीबन 1900 है, और ये 1930 से टेम्परेचर अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है इंक्रीज हुआ है और शार्प इंक्रीज हुआ है। उससे पहले लास्ट 1000 ईयर्स में कोई इतना खास चेंज आया, थोड़ा बहुत आता था ये वाला, बट इतना ज्यादा नहीं था। बट ये लास्ट 70-80 ईयर्स 100 ईयर्स में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अगर तो हम कहें कि ये इस वजह से है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज की हैं, तो इस वजह से है, तो फिर इसको जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है जो इनकी कंसंट्रेशन है उसके साथ इसको मैच करना चाहिए। सो लेट्स सी जो हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैस है CO2 की कंसंट्रेशन वो कैसे इंक्रीज हुई है इन सालों में। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको कंपेयर करें तो सिमिलर पैटर्न बनता है कि यहाँ पे भी ये है, ये अराउंड 1860 है, और फिर 1900 और 1930 के बाद और 1900 के बाद बहुत ज़्यादा इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है CO2 की, एंड दैट शोज के major reason behind this global warming, that increase in temperature, is this one, the higher concentration of these gases in the atmosphere. ठीक है, that is the proof which shows के ये जो gases हैं CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रिजल्ट कर रही हैं, ये काज कर रही हैं इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब द थिंग इज कि ये गैसेस आ कहां से रही हैं, यहां से। द वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द रिलीज ऑफ दीज गैसेस पावर स्टेशंस, क्योंकि जो पावर स्टेशन है वहां पे हम जब फ्यूल को फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा जो है वो CO2 डिस्चार्ज होती है, रिलीज होती है। और one of the major contributors to these greenhouse gases is these power stations। और ये पावर स्टेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो one of the major reasons for this global warming is the burning of fossil fuel to produce electricity। तो हल क्या है इसका? सर हम कोई अल्टरनेट निकालें ना, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उससे एक तो हमारी सोर्सेज खत्म हो रही है नेचुरल, और सेकेंडली ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो उसका कोई अल्टरनेट ढूंढना चाहिए हमें। कोई रिन्यूएबल सोर्स यूज करनी चाहिए जो कम हार्मफुल हो थोड़ी। वैसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि यस यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। सर अब बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं आता। हाँ बताता हूँ,
हम लोग कहते हैं हमने कंप्यूटर ऑन किया है और हमने मार्केट जाना है 2 घंटे के लिए, तो हम कहेंगे ठीक है ऑन रहने दो, उसको लॉक करेंगे, स्क्रीन को बंद करेंगे और उसको शट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं अक्सर लोग। यस सर। हम घर के अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स हमारे सेन में, हमारे कमरों में जल रही होती हैं, हम बाहर जाते हैं कहीं पे, बस ठीक है वापस आके ऑन कर लेंगे, क्या बंद कर क्या जरूरत है, अभी घंटे में आ तो रहे हैं, खैर रोशन रोशन है। So we waste electricity here। और हम बाहर अगर बाजार में भी जाएं तो दुकानों पे, आप कपड़ों की दुकानों पे चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है वो बल्ब वगैरह यूज हो रहे होते हैं, जितने चाहिए नहीं होते उससे ज्यादा वो यूज कर रहे हैं। मॉल्स पूरी तरह रोशन होते हैं, दिन में इतने रोशन नहीं होते। हाँ, so what we are doing, we are wasting इलेक्ट्रिसिटी। हम वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज करेंगे जितनी हमें नहीं यूज करनी चाहिए। हम उसको सेव कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते। अच्छा, हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि खैर है 10 वाट का बल्ब है, कौन सा है, इसका कितना बिल आ जाना है, राइट? या खैर एक लाइट से कितना बिल आ, हम ये सोचते हैं कि इसका बिल कितना आएगा, हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या इससे क्या नुकसान हो रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करने में कितना रोल प्ले कर रही है। हम इस तरह से नहीं सोचते, हम कहते हैं खैर बल्ब में कितना बिल आ जाएगा, सो हम इसको इग्नोर करते हैं। आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली देखने में अच्छी लग रही है, राइट? यस सर। Yes. तो ये तस्वीर है जो है ना सेओल की, कोरिया की, ठीक है। एंड ये मैंने आपको शेयर क्यों की है, यहाँ पे आप ये देखें कि अपार्टमेंट्स है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे लाइट्स आपको ऑन मिल रही हैं, यहाँ पे ऑन मिल रही हैं। सो वहां पे ये बड़ा कॉमन है कि लोग अभी फ्लैट में आए हैं, आपने जी खाने पे जाना है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो आपके कमरे में लाइट्स ऑन है, हीटर ऑन है या एसी ऑन है, तो मोस्टली ये वहां पे कल्चर है इस तरह का, तो वो मोस्टली वो बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता छोड़ देंगे। 4 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं तो एसी ऑन है तो ऑन ही रहेगा, ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। वापस आएंगे ताकि कमरे का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो, गर्म ना हो जाए। अगर हीटर ऑन है तो इस मामले में हम पाकिस्तानी फिर भी बेहतर हैं थोड़े, हमारे बिल के डर से ही सही, लेकिन गरीब लोग थोड़ा बंद कर लेते हैं। हम लोग जैसे हैं बेइज्जती होती है अगर बिला वजह एसी ऑन हो ये वो, तो इस मामले में हम बेहतर हैं थोड़े। हाँ, बट वहां पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पे रहा है, क्योंकि इवन वहां पे फॉरेनर्स जाके भी वहां पे यही करते हैं कि बिल इतना आता नहीं है, पे करना नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट ऑफ करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो कोई वहां पे करेगा। इवन लोग ये अपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको लाइट्स नजर आ रही हैं ये वाली, सो यहाँ पे नॉर्मली ये होगा कि ऑन तो सारी होंगी, मोर देन 50-60% लोग वहां पे नहीं होंगे, लेकिन वो ऑन करके चले जाते हैं। एंड ये जो हमारी एक मतलब ऐसी हैबिट्स बन गई हैं कि विच वी नीड टू चेंज, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें और हम अपना जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये काज ना करें। लेकिन अगर हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जैसे दिस कोरियन पीपल्स, दे कांट चेंज देयर हैबिट्स, आर दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देयर हैबिट्स, सो व्हाट दे डू, if you can't change your habits, then try and generate electricity in a cleaner and more environmental friendly way. So in Korea mostly they are producing energy in a cleaner way, so जिसकी वजह से वहां पे इतना एनवायरनमेंट का इशू नहीं होता, although कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं। बट फॉर आवर केस हम बिजली भी बनाएंगे कोल से या ऑयल से, फर्नेस ऑयल से, और फिर वेस्ट भी करेंगे, तो हम दोनों काम करते हैं। हम ना अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं और ना हम क्लीनर वेज की तरफ जाते हैं। सो क्लीनर वेज वैसे हो कौन से सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं घरों में, डैम और बना सकते हैं, हाइड्रल पावर, या हम जो है विंड से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एक्चुअली पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ये जो हम यूज करके हम एक ये जो
रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होता बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो अगर हम इनको यूज करें तो हम क्लीनर एनर्जी यूज कर सकते हैं। फिर हम बेशक जो है अपनी हैबिट्स को चेंज ना करें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने वाली, बट जब तक हम ये चीजें अप्लाई नहीं करते अपनी कंट्री में, वी शुड ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, ये तो था मेजर इंट्रोडक्शन कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और कैसे होती है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हु आर द मेन कल्प्रिट्स कंट्रीज में, कि कौन लोग जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा। एनी आइडिया? सर ये कोरियंस। नो, here are the top 10 emitters. Chinese, चाइना, बिकॉज ये चीजें आ रही हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इस वक्त हब है दुनिया में, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है वो चाइना में हो रहा है। और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतने ज्यादा पावर प्लांट्स आएंगे। सो सर मेन हमारा तो दूर दराज कोई नामो निशान ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। सो टॉप 10 जो एमिटर थे उनमें पहले नंबर पे चाइना है, then United States, then European Union, then India, and then Russia. So these are the like 5 major contributors. Then Indonesia, Brazil, Japan, Canada, and Mexico. So इस तरह के जो एमिशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल एमिशन में, उनमें हमारा कोई नाम नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सच इंडस्ट्रीज नहीं है। सो मेनली जो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये कॉज कर रहे हैं इन एमिशन जो है इन गैसेस का। और रीजन क्या है? Why China is the major culprit for that? Because it is currently the second largest energy consumer and producer after US. And आजकल recently it's almost similar, दोनों जो है वो खास फर्क नहीं है चाइना और यूएस में, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में कि वाई जो गैसेस एमिशन है वो यूएस में सेकंड नंबर पे और चाइना में पहले नंबर पे। उसकी रीजन ये है, आप ये देखें जरा कंडीशन कि चाइना में है क्या। दिस इज स्मॉग, वहां पे ये धुंध नहीं है, ये धुआं है, ये गैसेस हैं, ये पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आपकी वहां पे बीजिंग के अंदर कोई विजिबिलिटी नहीं है प्रॉपर। And 6 of the 10 most polluted cities in the world are in China. Why? क्योंकि the major source of energy for them is coal mines. क्योंकि ये cheaper है और more easily available है। और सबसे ज्यादा जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी चाइना के अंदर वो ये कोल माइंस है। Although it is said it is the life blood of its ब्लूमिंग और बूमिंग इकोनॉमी, क्योंकि 70% जो एनर्जी है वो इसी से प्रोड्यूस हो रही है। तो चाइना ने ग्रोथ की है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट हुई है वहां पे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वहां पे जो उन्होंने एनर्जी यूज की है, जो प्रोड्यूस किया है, वो थ्रू कोल माइंस है, जिसके अंदर उन्होंने कोल को बर्न किया है। उन्होंने क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं दिया, यूज नहीं की, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा जो गैसेस हैं वो एमिट किए। और अभी एज यू कैन सी हियर 6 ऑफ द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर इन चाइना। और इस तरह की मैनी सिटीज हैं, उनमें हालत जो है वो इस तरह की होती है जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है। वहाँ पे क्लीन विजिबिलिटी नहीं है, आपको सांस लेने में भी इवन प्रॉब्लम आती है व्हेन यू आर इन आउटसाइड। सो दैट इज द व्हाट वी कैन से कि आफ्टर इफेक्ट्स कि जो उन्होंने ग्रो किया है, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे यूज नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे, क्लीन एनर्जी सोर्सेज। खैर ये तो था कि उन्होंने किया। अब हम बात करते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, चाहे जो भी कर रहे हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे उन इंडस्ट्रीज की वजह से गैसेस रिलीज हो रही हैं। आल्सो देयर इज नाउअडेज टॉक कि हम रिन्यू ऐसे सोर्सेज यूज करें कि जिनमें कम मतलब गैस एमिशंस हो।
लेकिन स्टिल दे जो है वो गैसेस जो एमिशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उस ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ उन मुल्कों को तो अफेक्ट नहीं करती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल फिनोमेना। तो इसके इफेक्ट क्या है? पहला फैक्ट तो यह है कि इससे जो सी लेवल इंक्रीज होता है थ्रू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर मेल्ट होंगे और जो सी लेवल है वो इंक्रीज करेगा। एंड मेनली द रीजन इज कि जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बर्फ को जो है वो जो जितने भी ग्लेशियर है उसके ऊपर हायर टेम्परेचर पर उन्होंने मेल्ट होना शुरू हो जाना है। एंड इट इज एस्टिमेटेड के अराउंड 2030 जो सी लेवल है दैट विल राइज बाय अराउंड 18 सेंटीमीटर एंड बाय 2090 जो सी लेवल है अराउंड 58 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा, राइज करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज के अंदर फ्लडिंग होगी। एंड बहुत सी सिटीज हैं दुनिया की जो के अंदर सी वाटर आ जाएंगी, वहां पे उनका वो क्या कहते हैं नामो निशान मिट जाएगा कि कभी ये दुनिया पे मौजूद थी बाय 2090 और 2100, एक 100 साल के अंदर। ये जिस तरह से हम एमिशन कर रहे हैं और जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एंड अनदर थिंग ये तो है कि हमारे जो सिटीज हैं जिनके लो सी लेवल पे हैं, लोअर सी लेवल पे, वो गायब हो जानी है। एंड सेकंड कि जब आइस पिघलेगी तो जो आइस के अंदर जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जस्ट लाइक पेंगुइन्स की जो रहती हैं ग्लेशियर्स के अंदर हैं, they will also die. So this is one of the consequence of global warming कि हम ये वाले सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, अभी तो हम उसको अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हाउ दे विल अफेक्ट आफ्टर 100 years कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको हम क्या देख जा रहे हैं। And there are some islands actually in Maldives के जो कि ऑलरेडी जो है वो समुद्र के अंदर डूबते जा रहे हैं, क्योंकि द एवरेज हाइट है उनकी वो अराउंड 1.5 मीटर्स है, और जो जिस तरह से सी लेवल इंक्रीज कर रहा है तो इट इज लाइक एस्टिमेटेड के 100 साल के अंदर उनके जो काफी सारे जो कंट्री है वो पानी के अंदर डूब जाएगी, जो मालदीव्स हैं उसके जो जितने भी आइलैंड्स वेयर हैं। Within 100 years, it will vanish from the surface of the earth due to global warming. अच्छा, एक चीज तो ये होगी। सेकंड, जब आपका वेदर चेंज होगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस भी आएंगी, आपके क्लाइमेट में चेंजेस भी आएंगी। कहीं पे ये होगा कि वहां पे फ्लड ज्यादा आएंगे, वहां पे बारिशें ज्यादा होंगी और फ्लडिंग आना शुरू होगी। उन एरियाज में भी जहाँ पे भी फ्लड नहीं आते वहां पे भी फ्लड आएंगे, कोस्टल फ्लडिंग होगी। कहीं पे जैसे अभी आजकल बहुत ज्यादा टाइफून्स आते हैं, सुनामी आया जैसे जापान में, जो हरिकेन्स वगैरह ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बहुत कॉमन हो जाएंगे, और उन जगह पे भी आना शुरू हो जाएंगे जिनको अभी हम सेफ कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का कि तूफान वगैरह इस तरह के जो हैं वो ज्यादा आएंगे, फ्लड वगैरह ज्यादा आएंगे। कुछ एरियाज के अंदर जो रेन है वो ज्यादा होगी और इस वजह से वहां पे भी फ्लडिंग जो है वो ज्यादा होगी। कुछ एरिया ऐसे होंगे कि जहाँ पे बारिशें होना कम शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे टेम्परेचर हायर हो जाएगा, बारिशें कम होंगी, तो वहां पे आपकी जो है वो क्रॉप्स की ग्रोथ नहीं होगी, वहां पे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। सो इससे क्या होगा? दैट विल रिजल्ट इन फैमिन, जो कि आप अफ्रीका में देखते हैं। अगर आप चेक करें कि वहां पे काफी सारी कंट्रीज में इस तरह के हालात हैं, और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से इंक्रीज हुई तो देयर विल बी मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड के जहाँ पे अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जिन एरियाज में बारिशें कम हो जाएंगी, जिन एरियाज में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी क्रॉप्स की, और वहाँ पे इसी तरह के हालात होंगे, लोग भूख से मरेंगे। दैट इज
one after another consequences of global warming. So these are the problems कि जो कि serious problem है कि जो इस global warming से cause हो सकते हैं. Flooding, भूख, famine, तूफान, cities का, countries का डूब जाना. So these are all actually the possible outcomes अगर हम इसी तरह से चलते रहे और हमने focus ना किया renewable energy sources पे. So then these are the possibilities. So how we can reduce the global warming? अभी तक तो जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, तो आगे हम कोशिश करेंगे कम से कम डैमेज हो. तो what we can do? We should reduce our greenhouse gases emissions through we use either wind power, we use solar energy, or we can use fuel efficiency. And by these we can reduce the emission. But वो सारी चीजें तो वो हैं कि जो गवर्नमेंट्स ने करनी है. अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना. हम कहें कि चाइना में जो है वो अगर कोल प्लांट्स हैं तो उनको बंद कर दें और वहां पे जो है वो दूसरे प्लांट लगा दें जिनके अंदर कम एमिशन हो. हम ये नहीं कर सकते. बट व्हाट कैन यू डू? आप लोग क्या कर सकते हैं? हम प्लांटेशन कर सकते हैं. आप हम प्लांटेशन कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं. प्लांटेशन कर सकते हैं, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं. और एक और काम यहाँ पे आप देखें कि अक्सर जब सर्दियां आती हैं, जब घास होती है तो लोग उसको घास को जलाते हैं. आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा. फसलें जो बच जाती हैं लोग उनको जलाते हैं. हमको और ये मेजर इसकी वजह से जो हमारी स्मॉग पाकिस्तान में नहीं होती थी पहले कुछ अर्सा में, सिर्फ फॉग होती थी. अभी लास्ट फ्यू ईयर से स्मॉग पाकिस्तान में शुरू हुई है. और इसकी मेजर रीजन ये है कि एक तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है वो इंडिया से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं. सेकंड जो हम ये फसलों को जलाते हैं, जो हम घास को जलाते हैं, ये सारा जो है वो जो गैसेस हैं जो बर्न होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं. एक तो वो गैसेस रहती हैं और सेकंड जो सूट पार्टिकल्स होते हैं जो उसके रॉक वेयर होती है वो हवा में रहती है और ये सारे प्रॉब्लम काज कर रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज वी शुड चेंज आवर हैबिट्स. कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करते हैं, हमें फोकस करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो हमें उसको डिस्करेज करना चाहिए. वी शुड प्ले आवर पार्ट बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्लोबल इशू. ये किसी एक कंट्री का इशू नहीं है, किसी एक इंसान का इशू नहीं है, ये सब लोगों का इशू है और इससे सब लोग जो है वो मुतासिर होते हैं. ठीक है. सो वी शुड रियली focus on this. So this was our today's global warming.